नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के लिए साल 2025-26 का बजट पेश किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री 2,05,017 करोड़ का बजट जो है पेश किया गया है और ये बजट मुख्य रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 2,05,017 माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़ों 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि व संबंधित प्राथमिक क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, कृषि व उससे जुड़ी गतिविधियां हमारे छोटे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं और हमेशा रहेंगी। हर किसान की लागत कम करना, उसकी फसलों की। उधर बजट पेश करने के बाद सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि साल 2025-26 के वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 2,05,000 से ज्यादा की वार्षिकी का अनुमान प्रस्तावित किया है और इस दौरान जो है 1,76,000 करोड़ से ज्यादा की आय का अनुमान लगाया गया है और इसमें 20,125 करोड़ और गैर टैक्स आय शामिल है। और आपको बता दें कि कुल बजट में से सामाजिक सुरक्षा के ऊपर 32.84% खर्च किया जाएगा। सामान्य सेवाओं पर 15.37% खर्च किया जाएगा। 2025-26 के लिए कुल 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट किया है। रिसीप्ट्स की अगर बात करें तो टैक्स प्राप्तियां कुल 1,07,691 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। गैर टैक्स प्राप्तियां कुल 20,125 करोड़ अनुमानित हैं। शेष कैपिटल प्राप्तियां हैं। मैंने सामाजिक सेवाओं, सोशल सर्विस के लिए बजट के 32.84% का प्रावधान किया है। जनरल सेवाओं में 15.37%, आर्थिक सेवाओं में 21.53% बजट रखा है। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया। बजट के बाद हमारी टीम आम जनता के पास पहुंची और बजट के बारे में राय ली गई, तो लोगों ने बजट की सराहना करते हुए बजट को लाभदायक बताया। सरकार ने बजट पास किया है और उस बजट में तमाम बातों का जो है वो ध्यान रखा गया है। चाहे वो आम लोगों की बात की जाए, चाहे वो तमाम तरीके से किसानों को लेकर के बात की जाए, तो तमाम जो बजट है वो बजट बड़े सोच समझ करके जो है वो बजट जो है इस बार पेश किया गया है। तमाम चीजों को ध्यान इसमें रखा गया है, चाहे वो आंगनबाड़ी को लेकर के हो, चाहे वो फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद भी औद्योगिक नगरीय क्षेत्र है, इसको भी लेकर के भी यहाँ पर फरीदाबाद में भी जो है 2 बड़ी योजनाएं जो है वो यहाँ पर देने का काम किया है। चाहे वो मेट्रो की बात की जाए फरीदाबाद से गुरुग्राम की, और वहीं अरावली पहाड़ी को जंगल सफारी बनाने की बात यहाँ पर की गई है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो बजट जो है वो पूरे हरियाणा का पेश किया गया है। बजट में तमाम जो है लाड़ो लक्ष्मी योजना जो है वो यहाँ पर जो है वो देने की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन बजट के बाद जो है देख सकते हैं आप मेरे पीछे तस्वीरों में लोग जो है हुक्के की गुड़गुड़ाहट पर जो है बजट की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके की बजट को लेकर के बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आज लोगों से जानते हैं कि किस तरीके का बजट रहा, किस तरीके से लोग जो है और कुछ और सुझाव उस बजट में होना चाहिए था, या फिर इस बजट से जो है लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश जी, बजट आया कल, हरियाणा सरकार ने बजट पेश किया है, किस तरीके का बजट है?
देखो सर, ये है कि बजट है जो नायब सैनी का नायब बजट है, जिसमें सभी का ख्याल रखा गया है। इसमें लाडो योजना है, खेल के ऊपर भी है, और ये 2,05,017 का बजट दिया है इन्होंने। 25 और 26 का जो बजट है वो बहुत अच्छा बजट दिया है, जिसमें महिलाओं के लिए चौपाल की बात हो, या फिर औद्योगिक क्षेत्र की बात हो, बल्लमगढ़ से पलवल तक मेट्रो की बात हो, फरीदाबाद से गुड़गामा तक मेट्रो की बात हो, तो ये बहुत अच्छा बजट है और सभी के लिए अच्छा है। और इसमें किसान के लिए भी बजट है। जैसे अब मैं खुद किसान हूं, तो मेरे खाते में अभी 24 का ही बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि 25 तो अब चला है। तो इसमें जो बोनस के रूप में 2,000 रुपए एकड़ के हिसाब से इन्होंने दिया है, तो ये बहुत अच्छा बजट है। आम लोग इससे खुश हैं जी। तो तमाम लोगों से भी जानते हैं कि और चीजों को लेकर के भी, क्योंकि बहुत चीजें जो है इस बार बजट में रखी गई हैं, चाहे वो लाडो लक्ष्मी योजना की बात की जाए, तमाम तरीके से इस बार जो है आंगनवाड़ी जो बच्चों का जो स्कूल है आंगनवाड़ी, उनको जो है प्ले स्कूल में कन्वर्ट करने की भी बात यहाँ पर की गई है। सरकार ने बजट में पेश किया जो है वो रखी गई है। तमाम तरीके से बजट से खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार इस बजट में आम नागरिकों को लेकर के बड़ा ध्यान रखा गया है। क्योंकि अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में कई बड़ी योजनाएं जो है वो फरीदाबाद में दी गई हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है और आपको सीधा विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर सदन की कार्यवाही लगातार जारी है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं पूछा, क्या कहना, प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं पूछा कि भाई मैं 10 साल पहले एक उद्घाटन से गया था, उसका क्या रिजल्ट है। ना सरकार ने बताई, ना सरकार ने बताई। ये नहीं पता है माननीय सदस्य कहना क्या चाह रहे हैं। ये तथ्यों से परे है, ये तथ्यों से परे है। सेक्स रेशियो जो है ना, उस टाइम से घट रहा है। एक आदमी राकेश गुप्ता की टाइम ये पड़ा था, उसके अब एक मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे सीनियर हमारे सदन के माननीय सदस्य हैं और दादा भी हैं, हमारे सीनियर मोस्ट दादा हैं हमारे। एक पुरानी बात याद आ रही है इनकी मेरे को। जब मैं 2014 में इस सदन का सदस्य था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब ये बात बोलते थे, क्योंकि बात का अगर कोई पैर पूर हो तब तो ठीक भी है। कहा बुजुर्ग ऐसे देखता है कि मेरी पेंशन कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। दादा ही नहीं बोल रही थी, यहीं बैठे बोल रही थी। परंतु ये सिस्टम अगर किसी ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है कि बुजुर्ग को घर बैठे ही उसके खाते में पैसे मिल रहे हैं। और ये जो बात सेक्स रेशो की कही है, सेक्स रेशो की बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय 23 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले हरियाणा में आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया, ये राजनीतिक भी नहीं था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये समाज के देश के हर वर्ग के लिए था कि बेटियों की कमी क्यों हो रही है इसकी चिंता की जाए। ये कह रहे जरूर कमी थी, जरूर कमी नहीं थी। ये बड़ा चिंताजनक था। जब प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को चुना, हमें चिंता हो गई भी हरियाणा को क्यों चुना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने उसके ऊपर बड़ा गति से काम किया और उसके परिणाम बदल करके आए। आज कई गांव के अंदर, अभी मैंने सम्मानित किया, एक गांव के अंदर 1000 लड़कों के पीछे 1019 लड़की है। ये इस प्रकार का सारा का सारा सिनेरियो चेंज हुआ। और ये इस प्रकार की बात बोलते हैं, कितना 835 आपके समय में था जब प्रधानमंत्री जी आए, आज 916 है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक बड़ा बदलाव आया उसके अंदर और आगे भी हम गति से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विषय था, ये विषय राजनीतिक नहीं था, ये बेटियों को बचाने के लिए था कि इसके अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि बेटियों को बचाना है। आपकी भी उतनी जिम्मेवारी, हमारी भी। मुख्यमंत्री जी के बाद नहीं प्लीज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये तो हम लोग भी देख रहे हैं कि आज बच्ची होती तो उत्सव मनाए जाते हैं, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। आज कुआं पूजा और ये सब उत्सव भी आज मनाए जाते हैं। शिवपाल जी,
शेषपाल जी आपके बजट धन्यवाद में अध्यक्ष जी। इसका जवाब बैठ प्लीज। शेषपाल जी आप शुरू कीजिए प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कल सैकड़ों बार मेजों के थपथपाहट के बीच में मुख्यमंत्री जी ने जब बजट भाषण को पेश किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस प्रकार के नारे से उन्होंने अपना बजट पेश किया। परंतु जब बजट को हमने गहनता से देखा तो मैं अभी हमारे बत्रा जी ने व्यापक रूप में बहुत सी बातें रखी, कुछ बातें मैं भी आपके बीच में रखना चाहूंगा कि बजट के अंदर हरियाणा है, कृषि प्रधान प्रदेश है और शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा, ये मूलभूत, इनके लिए जो भी काम है वो मूलभूत हमें उनको सुविधाएं देनी है, तभी जाके प्रदेश विकसित होता है। अगर हम इस बजट को देखो तो मैं एक लाइन में कहूं, ये हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है, इसको लेके ये बजट पेश किया गया है। इन्होंने बिल्कुल भ्रमित बजट पेश किया है। बार बार 2013-14 के बजट का कंपेयर करते हैं, ये 2004-5 का कर लेते और भी अच्छा दिखता इनको, क्योंकि मन में खुशी चाहिए इनको किसी प्रकार से मिले। अगर मैं कृषि की ही बात करूं, जिस पे सबसे ज्यादा ये सरकार इतराती है कि हमने एमएसपी दी है और हमने यहां के किसान को मजबूत किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी, हरियाणा के अंदर 70% किसान रहते हैं और 4% सिर्फ इस बजट के अंदर किसान को मिला है, सिर्फ 4%। और उसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जो कुल व्यय 2023-24 में 5.2% था बजट का, जो राष्ट्रीय बजट का 5.8 से कम। इसी प्रकार 2024-25 में 5.3% बजट का हिस्सा मिला, जो कि औसतन 5.9 था और इस बार उससे भी कम किया गया। और बजट के अंदर ये तय नहीं किया गया कि हमारे कृषि क्षेत्र में कितना बजट दिया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात जो मैं अब आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करता हूं कि ये सरकार कहती है कि हम एमएसपी पे सब कुछ खरीद रहे हैं। मैं 2024-25 के तमाम आंकड़े आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इन्होंने एमएसपी का जो गेहूं का मूल्य था वो 2250 रुपए था और जो खरीद हुई है वो 61.45 मीट्रिक टन हुआ है, जो कि 100 टोटल जो प्रोडक्शन हुई है वो 110.80 यानी 55% ही खरीद हुई है एमएसपी पे, बाकी 45 तो रह गया। और ये कहते हैं कि हमने दाना दाना खरीद रहे हैं। इसी प्रकार से चाहे मूंग की बात है, मूंग सिर्फ 25% ही एमएसपी पे खरीदा गया है, 75% एमएसपी पे नहीं है। इसी प्रकार चना है, इसी प्रकार अगर कॉटन है, कॉटन का बेल्ट है हमारा सिरसा और ये पूरा इलाका जो भिवानी महेंद्रगढ़, इसके अंदर आपको बहुत ही चिंतनीय है ये आंकड़ा, 7,020 रुपए एमएसपी का रेट था और 15 मीट्रिक टन में से सिर्फ 1.42 यानी कि 9% ही एमएसपी पे खरीद हुई है। और बार बार कहते हैं ये कि 24 फसलें हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। इसी प्रकार चाहे मूंगफली हो, बाजरा हो, बाजरा तो सिर्फ 0.29%, इसी प्रकार से मक्का है 0.23%,
0.23% खरीद के ये कहते हैं कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। किस प्रकार से ये बिल्कुल खिलवाड़ है किसानों के साथ। जो बजट पिछली बार पेश हुआ उसके अंदर मनोहर लाल जी ने 7,074.32 करोड़ रुपए बजट दिया और खर्च किया गया 6204, यानी लगभग 700 करोड़ रुपए बजट की कटौती हुई। ये कहते हैं कि हम किसानों को मजबूत कर रहे हैं। कौन सा ये आंकड़ा है आप बताइए। इसी प्रकार अध्यक्ष जी, इस बार एक और अन्याय किसानों के साथ किया जा रहा है। इस बार ये कह रहे हैं कि जो खाद है, जो डीएपी है, वो भी हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के द्वारा खरीदेंगे। ये बिल्कुल अन्याय है, क्योंकि जो किसान, छोटा किसान है, वो हर बार पोर्टल पे नहीं जा सकता। आपने पोर्टल के लिए एक और लाइन निर्धारित कर दी है कि आप पोर्टल पे जाइए और ये काम करिए। ये गलत है बिल्कुल। और इसमें भी आपने कहा कि हम इसमें नैनो यूरिया देंगे, नैनो डीएपी देंगे। अभी तक जैसे हमारे जहां पे किसान है, जब बात होती है, यहाँ के जो भूमि है वो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लिए उचित नहीं है। अध्यक्ष जी, अभी तो स्टार्ट हुआ है, 2 मिनट रुक जाइए सर। दूसरा जिसपे बार बार कहती है सरकार, युवा। मैं युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि किस प्रकार से जो युवा है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, युवाओं के साथ कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, हम जो डंकी रूट को रोकेंगे। पर मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि किस प्रकार से सिर्फ 0.22% बजट युवाओं के लिए इन्होंने निर्धारित किया है, जिसमें कोई रोड मैप नहीं है। और ये कहते हैं कि 75,000 नौजवानों को हम स्किल डेवलपमेंट के द्वारा हम स्किल करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि 2024-25 के अंदर भी 55,000 का आंकड़ा लिया था और 55,000 बच्चों को स्किल करके सिर्फ 15,000 बच्चों को रोजगार मिला, यानी सिर्फ 2.9%। और इस बार फिर 55,000 आप ले रहे हो, तो किस प्रकार से आप युवाओं का विकास करेंगे, किस प्रकार से आप रोजगार देंगे? ये हमारे नौजवान साथियों के साथ धोखा है। तीसरा सर, मैं ये कहना चाहूंगा, जो ग्रामीण विकास की बात है और शहरी विकास की, दोनों के अंदर अगर पिछला बजट भी देखें तो इस बार अध्यक्ष जी इन्होंने किया है 7313 करोड़ रुपए। पिछली बार भी किया था। ये 2,05,000 का जो आपने आंकड़ा लिया है, इसको और बढ़ा लेते। कौन रोक रहा था आपको? जिस प्रकार से आपने खर्च किया है वो ग्रामीण विकास के लिए 25% कम, यानी जो 6,619 करोड़ रुपए था उसकी एवज में आपने 4,964 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च हुआ है। इसी प्रकार शहरी विकास के लिए 5,619 करोड़ के एवज में सिर्फ 3,691 करोड़, यानी 34% है, वो आपका गिरावट के तहत आपका बजट गया है, जो आपका लैप्स हुआ है। तो मैं कहने का भाव, ये किस प्रकार से आप क्यों इस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हमने इतना बजट दिया है? इसी प्रकार का आंकड़ा अगर आप देखोगे कि सोशल वेलफेयर में हमारे जो समाज के लोग हैं वो उनको लगता है, कहते हैं कि जी गरीब के लिए, इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं है। और जो था मैं बताता हूं, इस बार भी जो चोट लगी है सबसे ज्यादा गरीब आदमी के लिए, दीनदयाल सेवा बस्ती के लिए पिछली बार भी बजट किया आपने 30 करोड़ रुपए, खर्च हुआ 0। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपने 361.83 करोड़ रुपए दिए, वहां से आए, और खर्च हुए सिर्फ 2 करोड़ रुपए। कहां से होगा भाई गरीब का? फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आपने 74 करोड़ रुपए किए, 0। जब खर्च 0 करना है तो कैसे काम चलेगा? इसी प्रकार आपका हर वादा 2023 के अंदर, यहां बजट के अंदर मनोहर लाल जी ने एक बात कही कि जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सॉरी, ये जो हमारे
एजुसेट के चौकीदार हैं, हम इनके तनख्वाह है वो 7,000 से लेके 14,000 करने जा रहे हैं। आज भी 7,000 है, उस बजट का फायदा क्या हुआ आप बताइए। ये गरीब आदमी के साथ किस प्रकार से आप धोखा कर रहे हैं। मैं पिछले 10 वर्षों के अंदर आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं। पिछले 10 वर्षों का आंकड़े लेके चल रहे हो। अध्यक्ष जी 2 मिनट रुकिए। 12 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, जिसमें से 9,43,605 बच्चे एससी के और 2,81,649 बच्चे बैकवर्ड क्लासेस के। तो मेरे को बताओ किस चीज का विकास कर रहे हैं आप। कैथल के अंदर भी आपको याद होगा पीछे कि 96 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला मिला। घोटाले तो आपको इस हरियाणा में कोई ऐसी चीज रही नहीं जिसके अंदर घोटाला ना हुआ हो। अध्यक्ष जी ये तमाम बातें ऐसे ही आपके लिए समय हो गया। अध्यक्ष जी रुक जाओ 2 मिनट हो गया आपके नहीं, आप 2 मिनट रुको साहब, 1 मिनट बस। सिंचाई की बात हो उसके अंदर भी बजट में यही हुआ। मैं तो आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हेल्थ के अंदर जो हुआ, डॉक्टर है नहीं, वहां पे उपकरण कोई है नहीं, बजट पे बजट आप पेश करते जा रहे हो और उसके अंदर कहीं भी आंकड़ों में कहीं भी समानता नहीं दिखती। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि जब ये बजट पेश करते हैं और तमाम ये करते हैं तो उसके लिए मैं एक लाइन जरूर कहूंगा। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन का कदर करता हूं, तू झूठ बोल के भी मुस्कुरा लेता है। आप माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदर्श देखिए, मेरे काबिल दोस्त है, नौजवान साथी, पिछली बार भी 2-3 आम उम्र साथियों ने बहुत अच्छे से सदन की कार्रवाई में अपनी भूमिका अदा की और भाई शिषपाल जी बहुत तर्क वाइज अपना विषय रख रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतने अच्छे तरीके से आंकड़े गलत क्यों रख रहे थे। तो एक बार वो किसी नेता ने कहा था माननीय अटल जी के बारे में कि भाई तू आदमी बहुत बढ़िया है मगर गलत जगह बैठा है। मगर अटल जी तो जो जवाब दिया वो दिया, जो जवाब दिया वो दिया, मगर गलत आंकड़ों के साथ तथ्य थी, बात ठीक रखी है मगर आंकड़े गलत रख दिए। अध्यक्ष जी ये अपनी बात कर रहे हैं, आदमी ठीक है गलत जगह बैठा है, अपनी मानते हैं हम सभी बात। अरोड़ा साहब प्लीज, नहीं 1 मिनट अरोड़ा साहब प्लीज बैठिए शिषपाल जी बैठिए। अरोड़ा साहब शुरू कीजिए आप। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर सर, आपने बजट चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया। डिप्टी स्पीकर सर, जब भी बजट आता है प्रदेश के लोग बड़ी बारीकी से देखते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। जब मुख्यमंत्री जी बजट स्पीच पढ़ रहे थे तो सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार मेजें थपथपाई जा रही थी और एक समय ऐसा आया जब मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा कि जीएसटी कलेक्शन हमारी बड़ी, जब भी ये मेजें थपथपा रहे थे लोगों की जेब से पैसे निकाल रहे थे, उसमें भी मेजें थपथपा रहे थे। डिप्टी स्पीकर सर, हरियाणा सरकार का जो बजट एस्टीमेट आया लगभग 2,05,000 करोड़ के करीब आया और 2,05,000 करोड़ का जो बजट पेश किया उसमें डिप्टी स्पीकर सर 45% के लगभग जो पैसा है 45.4 वो जीएसटी से, वैट से और आपके स्टाम्प एक्साइज ड्यूटी से, इनसे आया। यानी कि 92,000 करोड़ रुपया आपने जनता की जेब से वसूला। एक समय था जिसका जिक्र आप करते हो कि 2014-15 में बजट कम था।
स्पीकर सर, महंगाई कम थी, महंगाई बढ़ी, आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ी और जनता इस उम्मीद में थी कि सरकार की तरफ से लगातार बजट पेश करने से पहले कहा जा रहा था कि 2 लाख करोड़ का बजट आएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।